हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय में। मैं हूं संध्या विश्वकर्मा। आज की यह वीडियो लोकगीतों के बाद लोक कथाओं पर आधारित है। हमने पिछले क्लासेस में देखा था लोकगीत किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे लोक कथाएँ या कहानियाँ जो कि हमें अपने बचपन में दादी नानी द्वारा सुनाई गई हैं, वो क्या होती हैं और साहित्य में इसका क्या स्थान है, इसके बारे में जानेंगे। और ये क्लास बीए और एमए के सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर एमए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में ये लगा हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं लोक कथाओं का परिचय। लोक कथाएँ वे कहानियाँ हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलकर विभिन्न परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निश्चित कथानक रूढ़ियों और शैलियों में ढली लोक कथाओं के अनेक संस्करण उसके नित्य नई प्रवृत्तियों और चरित्रों से युक्त होकर विकसित होने के प्रमाण है। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक रूप ग्रहण करती है। लोकगीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त हैं। दादी अथवा नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियाँ सुनी जाती हैं, जो हमें हमारे पुराने टाइम में बचपन में दादी और नानी कहानियाँ सुनाते थे, वही कहानियाँ लोक कथाओं के रूप में चलती हैं। चौपालों में इनका निर्माण कब, कहाँ और किसके द्वारा हुआ, यह बताना असंभव है। लोकगीतों का एक खास विशेषता ये भी है कि इनके रचयिता या इनके लेखकों के बारे में बताना असंभव है कि इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। यद्यपि दादी नानी से ज़्यादा कहानियाँ दादा नाना सुनाते हैं, लेकिन फिर भी दादी नानी को ही ज़्यादा महत्ता देना भी विरासत में चली आ रही परिपाटी का ही परिणाम है। ये बात कहते हैं डॉक्टर रविंद्र भारती जी। आगे देखेंगे, लोक कथाएँ इतनी पुरानी हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएँ एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में इन कथाओं का रूप रंग भी बदल जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कहीं सुनी जाती है। इस तरह लोक कथाएँ हमेशा नई बनी रहती हैं। इसका अर्थ ये है कि लोक कथाओं का कोई लिखित साहित्य तो होता नहीं है। अब जो व्यक्ति कहानी सुनता है, वो कहानी में कुछ जोड़ तोड़ कर आगे आने वाले व्यक्ति को बताता है और वो व्यक्ति अपने आगे आने वाले व्यक्ति को और जोड़ तोड़ कर बताता है। इसीलिए ये लोक कथाएँ हमेशा नई बनी रहती हैं, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आगे देखेंगे, लोक कथाओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पशु पक्षी, सुर असुर, देव परियां, पेड़ पौधे, प्रकृति का मानवीकरण, चमत्कार आदि सभी कुछ होने के बावजूद मनुष्य के दुख सुख और उसकी अभिलाषाओं की तृप्ति निहित रहती है। यह लोक कथाएं ही हैं जो हमें बोध करवाती हैं कि मूल रूप से समस्त विश्व में मनुष्य का स्वभाव एक जैसा ही है। आगे हम देखेंगे लोक कथाओं की प्राचीनता, अर्थात ये लोक कथाएं कितनी प्राचीन हैं। कथाओं की प्राचीनता को ढूंढते हुए अंत में अन्वेषक ऋग्वेद के उन सूक्तों तक पहुंचकर रुक गए हैं जिनमें कथोपकथन के माध्यम से संवाद सूक्त कहे गए हैं। पीछे ब्राह्मण ग्रंथों में भी उनकी परंपरा विद्यमान है। यही क्रम उपनिषदों में भी मिलता है, किंतु इन सब से पूर्व कोई कथा कहानी थी ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रश्न उठता है, जो प्रथाएं उन सब में आई हैं, उनका उद्गम कहाँ है? जहाँ उनका उद्गम होगा, लोक कथाओं का भी वही आरंभिक स्थान माना जाना चाहिए। पंचतंत्र की बहुत सी कथाएं लोक कथाओं के रूप में जनजीवन में प्रचलित हैं, किंतु यह भी सही है कि जितनी कथाएं पंचतंत्र के प्रकार की लोक जीवन में मिल जाती हैं, उतनी पंचतंत्र में भी नहीं मिलती। यदि कहा जाए कि विष्णु शर्मा ने लोक जीवन में प्रचलित कथाओं से लाभ उठाया होगा, तो कोई अनुपयुक्त बात नहीं होगी। हितोपदेश, बृहद श्लोक संग्रह, बृहद कथा मंजरी, कथा बेताल, पंचविंशति, आदिकाल का मूल लोक जीवन,
जातक कथाओं का अत्यधिक प्राचीन माना जाता है। इनकी संख्या 550 के लगभग है, किंतु लोक कथाओं की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। प्राकृत भाषा में भी अनेक कथा ग्रंथ हैं। मूल पैसाची में लिखित बहुकहा कथा, सरित सागर, बृहत कथा आदि का उपजीव्य बनी। संस्कृत में उसकी कुछ कथाएं रूपांतरित हुईं। अपभ्रंश के पौमचरी और भविष्यत कहा इसी क्रम में आती हैं। इस तरह लिखित रूप में वैदिक संवाद सूक्तों से प्रवाहित काव्यधारा या कथाधारा निरंतर प्रवाहित है, किंतु इन सब का योग भी जीवन में प्रचलित कहानियों की बराबरी तक नहीं पहुंच सकता। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी लोक कथाओं की। हिंदी में कौन कौन सी लोक कथाएँ प्रचलित हैं। हिंदी लोक कथाओं के अध्ययन से इनकी कुछ अपनी विशेषताओं का पता चलता है। मनुष्य आदिकाल से सुखों की खोज में लगा हुआ है। सुख लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के हैं। भारतीय परंपरा में पारलौकिक को लौकिक से अधिक ऊंचा स्थान दिया जाता है। अंत भला तो सब भला के अनुसार हमारी लोक कथाएँ भी सुखांत हुआ करती हैं। शायद ही ऐसी कोई कथा हो जो दुखांत हो। चिर प्राचीन काल से ही भारतीय लोक कथाओं की यही मुख्य प्रवृत्ति रही। इसीलिए लोक कथाओं के पात्र अनेक साहसिक एवं रोमांचकारी घटनाओं से होकर अंत में सुख की प्राप्ति करते हैं। संस्कृत नाटकों की भांति इनका भी अंत संयोग में ही होता है। ये कथाएं मूल रूप में मंगल कामना की भावनाएं लेकर आई हैं। इसीलिए लोक कथा कहने वाले प्रायः लोक कथाओं के अंत में कुछ मंगल वचन भी कहा करते हैं। विभिन्न प्रकार के दैविक एवं प्राकृतिक प्रकोपों का भय दिखाकर श्रोताओं को धर्म तथा कर्तव्य पालन के पथ पर ले आना भी बहुत सी लोक कथाओं का लक्ष्य होता है। सारी सृष्टि उस समय एक धरातल पर उतर आती है जब सभी जीव जंतुओं की भाषा एक हो जाती है। कहीं मनुष्य पशु से बात करता है तो कहीं मनुष्य पशु पक्षी से। सब एक दूसरे के दुख सुख में समीप दिखाई पड़ते हैं। लोकगीतों की भांति लोक कथाएं भी किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती। अंचलों की बात तो जाने दीजिए, ये कथाएं देशों और महाद्वीपों की सीमाएं भी पार कर गई हैं। इन कथाओं की विशेषता यह भी है कि ये मानव जीवन के सभी पहलुओं से संपर्क रखती हैं। इधर लोक कथाओं के जो संग्रह हुए उनमें तो बहुत ही थोड़ी कथाएं आ पाई हैं। भले ही हम उनके संरक्षण की बात करें, परंतु अपनी विशेषताओं के कारण ही श्रुति एवं स्मृति के आधार पर जीवन प्राप्त करने वाली ये कथाएं युगों से चली आ रही हैं। ये कथाएं मुख्य रूप से 3 शैलियों में कही जाती हैं। प्रथम गद्य शैली। इस प्रकार में पूरी कथा सरल एवं आंचलिक बोली में गद्य में कही जाती है। द्वितीय गद्य पद्यमय कथाएं, इन्हें चंपू शैली की कथा कहा जा सकता है। ऐसी कथाओं में प्रायः मार्मिक स्थलों पर पद्य रचना मिलती है। तीसरे प्रकार की कथाओं में गद्य पद्य के स्थान पर एक प्रवाह सा होता है। ये प्रवाह श्रोताओं पर अच्छा असर डालता है, किंतु इसमें द्वितीय प्रकार की कथाओं के पद्यों की भांति गेयता नहीं होती है। यहाँ हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे जात रहे ढांडे डांडे एक ठेपावा कौड़ी, उ कौड़ी गंगा के दीहा, गंगा बेचारी बालू दीहिन, उ बालू भई भुजवा के दीहा, भुजवा बेचारा दाना देह इत्यादि। कहानी कहने वाला व्यक्ति कथा के प्रमुख पात्र यानी नायक को पहले वाक्य में ही प्रस्तुत कर देता है, जैसे एक रहे राजा या एक रहा दानव आदि। इस विशेषता के कारण लोक कथाओं का श्रोता विशेष उलझन में नहीं पड़ता। लोक जीवन में कथा कहने के साथ ही उसे सुनने की शैली भी निर्धारित कर दी गई है। सुनने वालों में से कोई व्यक्ति जब तक हुंकारी नहीं भरता तब तक कथा कहने वालों को आनंद नहीं आता। हुंकारी सुनने वाले से कहने वाला अंधेरे में भी समझता रहता है श्रोता कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब कोई एक व्यक्ति, यानी आप लोग अपने दादा को ही एग्जाम्पल के तौर पर रख लीजिए, अगर आपके दादा आपको कहानी सुना रहे हैं तो जब भी वे कहानी को शुरू करेंगे, यानी जैसे कि एक रहे राजा और उनकी 2 रानियां थीं, तो आप लोगों को उनके एक एक फिल स्टॉप के बाद हुंकारी यानी हाँ या हाँ में जवाब देना है, तो इसे ही हुंकारी भरना कहते हैं। तो इस हुंकारी से आपके दादा को पता चलेगा कि आप लोग कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आप लोग अभी भी सुन ही रहे हैं, यानी सो नहीं गए हैं, इससे भी उन्हें पता चलता है।
तो वे अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हैं, जिससे आप लोग कहानी सुन पाते हैं। ये लोक कथाओं का एक कहने और सुनने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि लोक कथाएँ क्या हैं, लोक कथाएँ किसे कहते हैं और लोक कथाओं का समाज में क्या महत्व है। हमारी दादी नानी हमें कौन सी लोक कथाएँ सुनाती थीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए और वीडियो समझ में आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कथाओं के भेद के बारे में जानेंगे, यानी उनके प्रकार कौन कौन से हैं या वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।